जिसे हम मन कहते हैं वह रक्त बीज की तरह काम करता है। हमने वह कथा सुनी होगी जिसमें एक राक्षस जिसका जब वध होता है तो जो खून की छींटें पड़ती हैं जमीन पर, उससे जितनी छींटें पड़ती हैं उतने वैसे ही राक्षस पैदा हो जाते हैं। वैसे ही यह मन है। और इस मन को यदि समझा जाए तो इसका पूरा अवसान तत्क्षण हो सकता है, लेकिन यदि इसका अंत हम करने की कोशिश करेंगे तो इस कोशिश में, इस वध की कोशिश में ही इस मन की संततियां अनंत रूप से वहां पर अंकुरित होती चली जाएंगी, जिसको हम साथ साथ चल के अभी समझते हैं। मन कैसे काम करता है, जीवन कैसे काम करता है, यदि हम गौर से देखें तो हमारा जीवन एक निष्कर्ष है। जहां पर हम हैं वहां पर हमने होने की कामना की थी, वहां पर हमने होने के लिए सोच विचार किया था और उस आधार पे हम उस निष्कर्ष पे पहुंचे हैं जहां पर हम हैं। और यहां जो उस निष्कर्ष के आधार पर जिया जा रहा है, जो कुछ किया जा रहा है, वह फिर एक नए निष्कर्ष का आधार बनता है और फिर से जो आगे जीवन जिया जाएगा वह इस निष्कर्ष का परिणाम होगा। तो अभी जो हम जी रहे हैं उसके पहले कारण रहा है, उसका प्रभाव यह जीवन है। इस प्रभाव से नए कारण पैदा हो रहे हैं जिनका प्रभाव आगे का जीवन होगा। तो यह जीवन रक्त बीज की तरह काम करता रहता है, एक के बाद एक इसकी संततियां पैदा होती रहती हैं, जिसे हम प्रायः जीना कहते हैं। फिर बात आती है, जब थोड़ा समझ में आता है कि इसकी यांत्रिकता से मुक्त हुआ जाए, तो इस यांत्रिकता की मुक्ति के लिए जो विचार आता है वह इसी यांत्रिकता से पैदा हुआ विचार है। यह यांत्रिकता से अपनी ही चाल से थकता है और थक करके फिर अपने से मुक्त होने की कामना करता है। और उस मुक्त होने की कामना का जो विचार है उसके आधार पे फिर यंत्रवत चलता है, फिर थकता है, फिर वह इस यांत्रिकता से मुक्त होने के लिए उपाय करता है। तो इसकी यांत्रिकता और इसकी यांत्रिकता से मुक्त होने के उपाय सब इसके भीतर उसी रक्त बीज की दुष्चक्र की तरह काम करते चले जाते हैं। एक विचार से दूसरे विचार का जन्म होता है, उसी तरह जैसे रक्त बीज का राक्षस अपने ही खून से नए नए जन्म पाता चला जाता है, उसी तरह हमारे अंदर अनंत ढंग के बेसिर पैर के सोच विचार चलते रहते हैं। जितना हम इनको नष्ट करने की, इनको बंद करने की कोशिश करते हैं, यह बंद करने की कोशिश ही एक नया विचार है। यह नष्ट करने की कोशिश ही एक नया विचार है, जिस विचार से फिर एक नया जीवन नष्ट करने के रूप में पैदा होता है, जो तथाकथित रूप से धर्म अध्यात्म में चलता रहा है। फिर सवाल उठता है कि क्या ऐसा संभव है
कि यह जो कारण प्रभाव, इस प्रभाव से जो निष्कर्ष आया वह आगे आने वाले जीवन के लिए नया कारण, फिर उस जीवन में एक प्रभाव। तो यह जो यांत्रिकता है, क्या इस यांत्रिकता से मुक्त होने का कोई उपाय है? कम से कम इस क्षेत्र में तो नहीं है। इस क्षेत्र में, इस सोच विचार के दायरे में जो भी सोचा जाए, चाहे इसको समाप्त करने के लिए सोचा जाए, यह वही विचार होगा, यह वही मन है, और यह इसी मन में अपने से ही थक रहा है, अपने से पीड़ित हो रहा है और थक करके फिर से ऐसा विचार कर रहा है। तो फिर क्या वह उपाय हो सकता है जो इस पूरी संरचना से मुक्त कर सके? मन की पूरी संरचना से, जिसमें हम डूबे हुए हैं, उससे क्षण दो क्षण के लिए नहीं, आमूल रूप से इससे मुक्ति घट सके। मन जिसकी हम लोगों ने पहले बात की है कि यह एक बनावटी संरचना है, एक कृत्रिम संरचना है, जो कि हमारे रूप में, इस मय के रूप में जीवन पर आच्छादित है। जीवन को इसने टेक ओवर कर लिया है, उसको ढक करके रख लिया है, और ढक कर रखने के कारण यह एक भ्रमात्मक जीवन तो जी ही रही है। इस जीवन में अनंत ढंगों से इसकी भ्रमात्मक शैली के कारण दुख निर्मित होते हैं, क्योंकि यह संबंधित नहीं होना जानता। यह अस्तित्व अखंड रूप से संबंधित है, लेकिन यह जो भ्रमात्मक जीवन शैली है, यह संबंधित होना नहीं जानती है। जिस तरीके से अखंड अस्तित्व जीवित है, तो इसने संबंधित होने के लिए नए नए उपाय किए, संस्थाएं बनाई। यह जीवित नहीं होना जानता है, यह जीवन जीना नहीं जानता है, इसलिए इसने जीवन के लिए नए नए लक्ष्यों को निर्धारित किया, जिसकी हम बात की, कारण प्रभाव, वह प्रभाव फिर नया कारण, और फिर उसका प्रभाव, उसकी अंतहीन उसका सिलसिला जो हम लोग जीते चले आ रहे हैं। मन अर्थात एक ऐसी सकल अस्तित्व के जीवन में एक ऐसी संरचना का उदय होना जो कि जीवन के विकास में सहयोगी हो, और वह विकास बिल्कुल भिन्न आयाम में हो। जैसे जिसकी हम आप बात करें, वनस्पति है, वह अपनी जगह स्थिर है। जीव जंतु हैं, वे चल फिर सकते हैं। उससे आगे मनुष्य है, वह चलने फिरने के साथ साथ सोचने विचारने की क्षमता रखता है। तो यह प्रकृति का एक तरीके से हम कह सकते हैं विकास है। लेकिन यह जो भौतिक रूप से विकास है, यह कोई एक ऐसी चीज के आवाहन के लिए यह विकास हुआ है, जो प्रकृति की सहज धारा में विकास हुआ है, जिसका हमें अभी संज्ञान नहीं है। एक पशु है, वह उसका जीवन जन्म से लेकर के मृत्यु तक निर्धारित है, वह शरीर के ही इर्द गिर्द सीमित रहता है। लेकिन मनुष्य जो है, इसका जीवन शरीर की जो जरूरतें हैं उसके पूरी होने के बाद बहुत कुछ बच जाता है, और जिसको बचाने के लिए, जिस क्षेत्र को बचाने के लिए कहीं न कहीं प्रकृति ने एक ऐसी पात्रता निर्मित की है अपने अंदर कि उसके अंदर एक बिल्कुल अभिनव जीवन जगह ले सके, उसका अंकुरण हो सके, उसका प्रादुर्भाव हो सके। उसी क्रम में कहीं न कहीं मन विकसित हुआ है, उसी पात्रता को निर्मित करने के क्रम में यह मन विकसित हुआ है। जैसे
10 लोग एक जगह रहते हैं, उन 10 लोगों को एक जगह रहने में कहीं ना कहीं एक दूसरे से अपनी बात कहने में, भोजन मांगना है या वस्त्र की समस्या है या रहने की समस्या है, उसके लिए एक दूसरे से संवाद की आवश्यकता होगी। संवाद की आवश्यकता, पहले इशारे विकसित हुए होंगे। जैसे ही यह संवाद की आवश्यकता हुई होगी, वैसे ही यहां पर चुनौती महसूस हुई होगी कि क्या कुछ ऐसा हो सकता है जिससे अपनी बात दूसरे से कही जा सके। तो यह जो मस्तिष्क का संकाय है, मस्तिष्क की फैकल्टी है, यह निर्मित होनी शुरू हुई होगी, यह विकसित होनी शुरू हुई होगी। तो वहां पर पहले संकेतों में चीजें निर्मित हुई, फिर भाषा में निर्मित हुई कि संकेतों में कोई भी बात आप कहते हैं तो आपको बहुत समय लगता है, और संकेतों को आप उस व्यक्ति को नहीं कह सकते हैं जो आपके सामने नहीं है। लेकिन लिपि, आप अपनी बात उन संकेतों को उस लिपि में निरुद्ध करके, वहां रख करके, जो आपके सामने नहीं है उस तक भी पहुंचा सकते हैं। आप संकेतों में जो बात कही जा रही है उससे द्रुत गति से, उससे तीव्र गति से भाषा में कह सकते हैं। तो यह जो हमारा जो भौतिक यह प्राकृतिक जीवन था, शारीरिक जीवन था, इसमें अधिक से अधिक समय बचाने के लिए इन सारी चीजों की खोज हुई। इसकी चुनौती इसके सामने, जीवन के सामने प्रस्तुत हुई, और चुनौती के आधार पे वहां जैसे जहां पर वृक्ष ऊंचे होते हैं, वहां पर वहां के जीवों को चुनौती होती है कि उनकी गर्दनें लंबी हो जाएं। उसी क्रम में जिराफ की गर्दन बहुत लंबी हो जाती है। तो वह प्रकृति की व्यवस्था है कि जब चुनौती होती है, जो कि मनुष्य के लिए एक चुनौती थी कि उसको अपनी बात सहज रूप से, जो व्यक्ति वहां पर नहीं है उसे भी कहना है, तो उसके लिए भाषा विकसित हुई, लिपि विकसित हुई, और उसी के क्रम में फिर वो और जीवन को सरल बनाने के लिए, सहज बनाने के लिए, सुविधापूर्ण बनाने के लिए आग की खोज हुई, पहिए का आविष्कार हुआ, वगैरह वगैरह। ये सारे आविष्कार होते चले गए। लेकिन ये सारे आविष्कार प्रकृति की स्वाभाविक जो संरचना है उसमें किसी नितांत रूप से अनूठे जीवन के स्वागत के लिए ये सारे विकास हो रहे थे। लेकिन गलती कहां हुई कि यह जो चुनौती के रूप में, यह जो प्राकृतिक जो जीवन मनुष्य का था, इसके स्वाभाविक जो विकास के क्रम में यह मन विकसित हुआ सुविधा के लिए, इस मन ने अपना आधिपत्य बना लिया इस पूरे मनुष्य के विकास में होने वाली इस समुची संरचना के लिए। इसमें जो पात्रता निर्मित हो रही थी किसी बिल्कुल न्यारी चीज के लिए, उस पात्रता को अपने अधिकार में ले लिया और यह समझा कि यह जो पात्रता विकसित हुई है यह मेरे लिए विकसित हुई है। मैं, यह जो समय बच रहा है, जो ऊर्जा बच रही है, आज के लाख वर्ष पहले जो गुफा मानव रहा होगा उसका सुबह से शाम तक समय जाता था भोजन का इंतजाम करने में, जंगली जीव जंतुओं से सुरक्षा का इंतजाम करने में, वस्त्र का इंतजाम करने में, बच्चों को सुरक्षित रखने में, पालने पोषने में। लेकिन उसकी तुलना में आज का मनुष्य जो है उसका भोजन ज्यादा सुरक्षित है। उसका तो कितने मित्र ऐसे हैं जो जीवन भर के लिए, जिनके लिए भोजन इकट्ठा है, जीवन भर के लिए वस्त्र इकट्ठा है और आश्रय छत उनके पास है। लेकिन उसके बाद यह सारी चीजें जब जुट गई, उसके बाद इस मन का आधिपत्य क्यों हो गया जीवन पर? जीवन की सहज जो खिलावट जिस पात्रता के लिए थी, वह पात्रता उस चीज से क्यों भर दी गई जो चीज उस पात्रता के निर्मित होने में विकसित हुई थी? यह मन उस पात्रता के निर्मित होने में विकसित हुआ था, पर इस मन ने प्रभुत्व जमा लिया उस पात्रता पर, और वह पात्रता रिक्त नहीं है, वह पात्रता खाली नहीं है, जिस खाली न होने के कारण वह जो समूचे अस्तित्व की न्यारी घटना है
वह घटना वहां पर घटित नहीं हो पा रही है। मनुष्य की पात्रता, उसका विकास, उसका समय तो खूब सारा बच गया इस समूचे काल में, पर वह जो जिस लिए पात्रता थी, वह पात्रता जिस माध्यम से वह पात्रता बनी, वही यानी यह मन उस पात्रता में 24 घंटे गतिमान है। 24 घंटे उसने एक नई संस्था बना ली, जीवन का नया उद्देश्य बना लिया। जिस व्यक्ति के पास भौतिक आवश्यकताएं सारी पूरी हैं, उसने एक नया लक्ष्य बना लिया प्रधानमंत्री होने का, सबसे ऊंचा पद हासिल करने का। उसने एक नया लक्ष्य बना लिया नोबेल पुरस्कार हासिल करने का, और उसने एक नया लक्ष्य बना लिया सम्मान पाने का। उसने एक नया लक्ष्य बना लिया, वह जो पात्रता किसी अनूठी चीज के लिए थी, उसने इस पात्रता के माध्यम में जो गलत निर्णय लेकर के, गलत मोड़ लेकर के एक नए तरीके का कृत्रिम जीवन बना लिया, जो कि हमारा आपका जीवन है। संबंधों को बनाए रखने के नाम पे हम लोग, समाज सेवा के नाम पे, धन कमाने के नाम पे, यहां पर हमने एक कृत्रिम जीवन गढ़ लिया। और यहां ही नहीं, यहां ही क्यों, हमने स्वर्ग गढ़ लिए, हमने जो हम समझते हैं मोक्ष गढ़ लिया, निर्वाण गढ़ लिया। हमने न जाने कितनी ऐसी काल्पनिक, बनावटी, बस प्रक्षेपित ऐसी चीजें गढ़ ली, जो कि उस बचे हुए समय के लिए, जो कि बचा हुआ समय, बची हुई ऊर्जा प्रकृति के सहज नैसर्गिक विकास की प्रक्रिया में किसी अन्य चीज के लिए, किसी अनूठी चीज के अवतरण के लिए बननी चाहिए थी, बन रही थी, उसका दुरुपयोग करते हुए यह सारी कृत्रिम चीजें वहां पे विद्यमान है। यदि इस चीज का, इस घटना का हम भली भांति साथ साथ अन्वेषण कर रहे हैं और देख रहे हैं कि यह समूची संस्था, यह सिर्फ सहयोग के लिए, सिर्फ सुविधा के लिए निर्मित हुई थी। भाषा की अपनी कोई सत्यता नहीं, भाषा का अपना कोई अस्तित्व नहीं, यह जीवन के नैसर्गिक विकास में सहयोगी। उसी तरह से जो भी चीजें चित्त में, मन में, इतना लाखों साल में यह मन असाधारण रूप से कल्पना करने में, असाधारण रूप से प्रक्षेपित करने में कुशल है, जिसने न जाने कितनी चीजों का आविष्कार किया, कि पहिए के आविष्कार से लेकर के आज हम जेट प्लेन तक का सफर कर सकते हैं। हम क्षण भर में अपनी बात लाखों मील पहुंचा सकते हैं, लाखों मील बैठे आदमी को सामने बैठा है इस तरह से देख सकते हैं। हमारे पास ऐसे कैमरे हैं जो वास्तविक जो चित्र दिखाई पड़ता है आंखों में, उससे सुंदर ढंग से चित्र को प्रस्तुत कर सकते हैं। हमने सुविधा के रूप में तो असाधारण प्रगति कर ली, यानी हमारी जो प्रगति होनी चाहिए थी चैतन्य के तल पे, जीवन की यथार्थता में हमारी जो उन्नति होनी चाहिए थी, वह उन्नति इसके सिर्फ और अच्छा और सुंदर और बढ़िया बनाने में चली गई। उतना तक भी सीमित था कि चीजें और सुंदर होती और अच्छी होती और सुगढ़ होती। उसने यह जो जीवन के नाम पे कृत्रिम संबंध, कृत्रिम लक्ष्य बना लिए, इसने उस पात्रता को जिसके लिए, जो किसी न्यारे जीवन के अन्वेषण के लिए थी, उसको भर दिया। फिर बात आती है, यदि यह बात हमारी समझ में आ गई कि हमारा यह जो चित्त है, यह झूठे जीवन का निर्माण कर रहा है, और जिसके झूठे जीवन के निर्माण में कोई चीज ऐसी ऐसा जीवन वंचित रह जा रहा है, जिसके लिए यह समूचा अस्तित्व, यह समूची प्रकृति ने अपना नियोजन किया था मनुष्य के रूप में। मनुष्य के रूप में उसने अपनी पूरी ऊर्जा लगाई है, जो यह समूची प्रकृति का मनुष्य का जीवन परिपाक के रूप में है। तब बात आती है, वह जीवन क्या है जो इस देह की संरचना से, इस समूची मन की संरचना से न्यारा है। उस जीवन का वहां अन्वेषण होता है, और वह जीवन जो कि प्रकृति का भी जीवन नहीं है, जो शरीर का भी जीवन नहीं है, जो इस मन की पूरी संरचना का जीवन नहीं है, वहां पाया जाता है।
और उसके पाए जाने में प्रकृति आनंदित होती है। यह समूचा अस्तित्व आनंदित होता है। कहीं भी जब भी एक भी व्यक्ति खिला हुआ है, जब भी एक भी व्यक्ति इस कृत्रिम संरचना के भी पार चला गया है, इस प्राकृतिक संरचना के भी पार चला गया है, यह समूचा अस्तित्व आनंद विभोर हुआ है। और यदि हम सम्यक रूप से यह प्रश्न उठाते हैं कि वह जीवन क्या है जो इस कृत्रिम संरचना से, इस प्राकृतिक संरचना से न्यारा है, वह जीवन वहां पाया जाता है जो मन के पार का जीवन तो है ही, जो इस प्रकृति के पार का जीवन है। उसी के लिए यह समूची प्रकृति हम में आप में अपना निवेश करती है, नियोजन करती है।